स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है प्रिंस A to Z क्लासेस। तो जैसा कि हम पिछले पार्ट में जो है कोशिका के बारे में बता रहे थे, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए उसी के संदर्भ में आज हम और कुछ बातें करेंगे कोशिका के बारे में। तो कोशिका जो है वो शरीर की सबसे सूक्ष्मतम यानी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है और यही इसमें जो है कई प्रकार की सभी प्रकार की जो है वो क्रियाएं होती हैं, इसीलिए इसको पूर्ण कोशिका यानी संपूर्ण शरीर इसको कहा जाता है कोशिका का। तो कोशिका जो होती है वो कुछ इस तरीके से संरचना के रूप में हम इसको पढ़ेंगे। तो कोशिका जो होती है उसको पढ़ने के लिए मेन रूप से हम इसको बांटेंगे, 3 भागों में इसको बांटा जाता है, 3 भागों में इसको बांटा जाता है। तो सबसे पहला भाग कौन सा है? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली। और दूसरा जो पार्ट है उसको कहा जाता है कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य कहा जाएगा। और जो तीसरा भाग है उसको कहा जाएगा कोशिका द्रव्य। और इसके बाद जो है तीसरा भाग जो है वो केंद्रक द्रव्य कहा जाएगा। केंद्रक द्रव्य कहा जाएगा इसको। तो कोशिका झिल्ली जो होती है, जो सेल की सबसे बाहरी परत होती है उसको कोशिका झिल्ली कहा जाएगा। यानी ये जो है हमारी ये कोशिका झिल्ली हो गया, कोशिका झिल्ली, या इसको प्लाज्मा झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। तो ये क्या हो गया? सेल मेम्ब्रेन। और इसके अंदर जो ये पार्ट रहेगा, इसको ये एक लिक्विड भरा होता है। इसके अंदर जो है कोशिका झिल्ली के अंदर एक लिक्विड पार्ट भरा रहता है जिसको कहा जाता है कोशिका द्रव्य कहा जाएगा इसको। यानी ये क्या हो गया हमारा? कोशिका द्रव्य, इसको कोशिका द्रव्य कहा जाएगा। और जो ये बीच वाला सेंटर वाला पार्ट है इसको केंद्रक कहा जाएगा। यानी इसको न्यूक्लियस के नाम से जाना जाता है। ये क्या हो गया हमारा? ये केंद्रक हो गया। अब कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य दोनों को मिला करके कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य दोनों को मिलाकर क्या बनता है हमारा? जीव द्रव्य बन जाएगा। ये इसको कहा जाएगा जीव द्रव्य। अब बात करेंगे जो कोशिका झिल्ली है। कोशिका झिल्ली जो होती है इसको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहा जाएगा। ये जो होता है हमारी कोशिका झिल्ली जो होगी उसको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाएगा इसको। इसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इसको अर्धपारगम्य झिल्ली कहा जाता है। यानी ये जो झिल्ली होती है ये कुछ इस तरीके से संरचना होती है कि ये जिन वस्तुओं, जिन अणुओं को चाहेगी वो अपने अंदर ले लेगी और जो है इससे बाहर निकाल भी सकती है और कुछ अणुओं को जो है वो अपने अंदर भी समाहित कर सकती है। इसीलिए इसको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या अर्धपारगम्य झिल्ली के नाम से जाना जाता है। और ये जो कोशिका झिल्ली होती है ये मेनली दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है। इसको कहा जाता है लिपिड और प्रोटीन। लिपिड्स और प्रोटीन यानी दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है। तो प्रोटीन जो होते हैं ये दोहरी परत रहती है, यानी इसकी जो परत होगी इसकी 2 परत होगी। और लिपिड्स यानी जो वसा जो होती है यानी फैट जो होगा वो इसकी 1 परत होती है। तो कोशिका झिल्ली जो होती है वो मेनली 2 चीज़ों से मिलकर बनी होती है, यानी प्रोटीन और लिपिड्स दोनों ही चीज़ों से ये मिलकर बनी होती है। अब इसमें जो है कोशिका के अंदर कई प्रकार के छोटे छोटे
कोशिकांग पाए जाते हैं, इनकी खोज तब हुई जब नाल एवं रस्का 2 वैज्ञानिकों के द्वारा जो है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की गई थी। जब 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक द्वारा जो है इस कोशिका की खोज की गई, तो इसके अंदर के जो है ऑर्गन्स यानी जो कोशिकांग थे उसके बारे में पता नहीं लगा था। लेकिन जब नाल एवं रस्का 2 वैज्ञानिक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की, इन इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के खोज के बाद जो है इसके कोशिका के अंदर छोटे छोटे कोशिकांग पाए जाते हैं, उसके बारे में अध्ययन शुरू हुआ। तो पता लगा कि इसके अंदर जो है इस कोशिका के अंदर कई प्रकार के ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं यानी कोशिकांग पाए जाते हैं। तो वो कोशिकांग कौन कौन से हैं इसके बारे में जानेंगे। इसके बारे में जानेंगे तो पहला जो है इसके अंदर जो है राइबोसोम पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा, लाइसोसोम पाया जाएगा और गोल्गी बॉडी पाया जाएगा। इसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये इसको क्या कहा जाता है, इसको अंतर्द्रव्य जालिका कहा जाता है। अंतर्द्रव्य जालिका कहा जाता है। तो इसका काम क्या है, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसके अंदर जो है प्रोटीन यानी प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है। इसके अंदर क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है यानी प्रोटीन का निर्माण इसके अंदर होता है। इसके बाद जो है हमारा गोल्गी बॉडी, ये हमारा आ जाता है गोल्गी बॉडी। इसको गोल्गी बॉडी ही कहा जाएगा, गोल्गी बॉडी कहा जाता है। ये क्या, इसका काम क्या है, तो इसका काम ये है कि जैसे जो प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा बनाया गया है उसको ये इकट्ठा करके रखने का काम करता है। गोल्गी बॉडी जो होता है ये प्रोटीन को जो है पैकेट यानी बंडलों के रूप में ये इकट्ठा करके रखता है। और इसके बाद जो है लाइसोसोम। अब लाइसोसोम का क्या काम है, लाइसोसोम जो होता है ये जैसे हमारे शरीर में कई प्रकार के जो है बैक्टीरिया घुस जाते हैं, विषाणु कीटाणु जो घुस जाते हैं, या शरीर के अंदर कोशिका के अंदर ही जो है उसकी सेल्स जो होती हैं वो टूट जाती हैं, उसके कई प्रकार के ऑर्गन्स जो है ये जो है इसमें क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। तो क्या करता है, उनका ये भक्षण कर लेता है यानी उनको खा लेता है। इसीलिए इसको लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, कोशिका की आत्महत्या थैली कहा जाता है। इसके बाद जो है इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, ये क्या करता है, उस बनी बनाई ऊर्जा को जो है ये अपने अंदर समाहित करता है एटीपी के रूप में, और जब भी इसको जो है ज़रूरत पड़ती है तो एटीपी को जो है एडीपी के रूप में चेंज कर देता है और सभी कोशिकाओं तक ये ऊर्जा को पहुंचाने का काम करता है। एटीपी को जो है एडीपी में कन्वर्ट कर देता है। एटीपी क्या है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और एडीपी क्या है, एडीपी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। एडेनोसिन डाइफॉस्फेट इसको कहा जाएगा। देखेंगे एडेनोसिन एटीपी जो है वो क्या है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और एडीपी क्या है, एडीपी
एडीपी क्या है? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। तो ये क्या करता है कि एडीपी को एटीपी को जो है एडीपी के रूप में कन्वर्ट कर देता है माइटोकॉन्ड्रिया। ये तो थे इसके सभी के कार्य। और राइबोसोम जो है ये प्रोटीन संश्लेषण का काम ये करता है। तो इसके बाद जो है आगे